अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बोलो A1 टेलीविज़न के चैनल से। मैं हूं आपका मेज़बान शहरियार अहमद और मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं मारूफ सहाफ़ी, स्पोर्ट्स रिपोर्टर, तज्ज़ियाकार, एक्सप्रेस न्यूज़ और एक्सप्रेस टेलीविज़न और उनके न्यूज़पेपर्स के ग्रुप के साथ वाबस्ता हैं। 26 साल से सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ अदा कर रहे हैं। स्पोर्ट्स की दुनिया में बहुत जाना-माना नाम है। लगभग आधी दुनिया फिर चुके हैं। ओलंपिक्स हों, वर्ल्ड कप हों, उनकी कवरेज कर चुके हैं। मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में ज़ुल्फ़िकार बेग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शहरियार साहब। बेग साहब, एक बहुत लंबा अरसा जब हमारे नाज़रीन सुनेंगे कि 26 साल से, तो वो आपकी उम्र का अंदाज़ा लगाएँगे, तो ऐसा लगेगा कि जैसे आपने 5 साल की उम्र में सफ़र शुरू की। आप माशाल्लाह यंग हैं, गुड लुकिंग हैं और आपने अपने आप को कैसे मेंटेन कर रखा है। ये सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को ये बताइए, 26 साल की उम्र में अगर आपने ये सहाफ़त का सफ़र शुरू किया हो, तो फिर अभी आपकी एज से लोगों को जो है धोखा हो सकता है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इज़्ज़त अफ़ज़ाई की मेरी और मेरी हौसला अफ़ज़ाई भी की। तो ये कमोबेश 25-26 साल का अरसा जर्नलिज़्म में गुज़रा है मेरा। तो यूजुअली मैं जब कॉलेज पढ़ता था तो उस दौरान ही मैंने थोड़ा बहुत लिखने का मुझे शौक़ था। मेरे वालिद मोहतरम मिर्ज़ा सुल्तान बेग साहब जो कि अमेरिकन लाइफ़ में काम करते थे, पहले मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में रहे, फिर उसके बाद वो स्टेट लाइफ़ में आ गए। तो मैं पॉलिटिकल चीज़ों में काफ़ी एंगेज रहता था, तो उनको वो चीज़ मायूब लगती थी। वो कहते थे कि यार आपको ऐसा काम करें जिससे आपकी थोड़ी-सी इज़्ज़त हो, जिसमें आपको थोड़ा-सा एक्सपोज़र मिले। तो फिर उनके एक दोस्त थे ज़ाहिद मलिक साहब, पाकिस्तान ऑब्ज़र्वर के जो एडिटर हैं, ऑनर भी हैं उनके, तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। तो उनके पास वो मुझे ले गए, तो फिर उधर से मैंने करियर का आगाज़ किया। काम क्योंकि मुझे शौक़ था सीखने का, तो ट्रैवलिंग का बड़ा शौक़ था, तो उस दौरान फिर मैंने केपीआई न्यूज़ एजेंसी जॉइन की। तो 96 में यानी कि मैं इस फ़ील्ड में प्रॉपर एज़ ए जर्नलिस्ट के तौर पे मैं आ गया और साथ-साथ सबिंग से लेकर प्रूफ रीडिंग से लेकर ये सारे काम मैंने डेस्क पे बैठ के सीखे। तो डिफरेंट बीट्स होती हैं, आप खुद मीडिया मैन हैं और काफ़ी आपकी ज़ुल्फ़िकार बेग, मैं आपसे ये पूछूँगा कि जैसे आपने कहा कि डिफरेंट बीट्स होती हैं, जैसे शोबिज़ होती है। शोबिज़ का जो रिपोर्टर होता है सारी ज़िंदगी उसके साथ चिपका रहता है। उसका एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है कि आर्टिस्टों के साथ, हीरोइनों के साथ, हीरोज़ के साथ उसकी अटैचमेंट होती है, तो बड़े बात होती है उनके लिए। फिर हमने देखा कि पॉलिटिकली जो डिबेट में उनकी जो होती है पॉलिटिकली, इसको एडिट करेंगे। हाँ, ठीक है, वो आपकी पॉलिटिकल क्या बीटा। बीट, हाँ, डिबेट बन गया। अच्छा बेग साहब, और हमने देखा कि पॉलिटिकल बीट जिनके पास होती है वो भी काफ़ी मज़े में रहते हैं और ऐसे हम सहाफ़ियों को जानते हैं जिन्होंने अपने करियर के दौरान सियासतदानों से बड़े-बड़े अच्छे और नुमायाँ काम करवाए अपनी ज़ात के लिए। इस तरह इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के भी हमने जो सहाफ़ियों से हमारा वास्ता पड़ा, हमने देखा कि वो भी ज़िंदगी में कहीं किसी जगह किसी मुकाम पर एक बहुत अच्छा फ़ायदा हासिल कर लेते हैं। ज़ाहिर है ये भी एक ज़िंदगी का हिस्सा है, जायज़ फ़ायदा भी इंसान अगर ले ले तो। लेकिन आपने क्रिकेट का वो कौन-सा क्या महवर था आपकी दिलचस्पी का? क्रिकेट में और हॉकी में और फुटबॉल में, ये मुख्तलिफ जो गेमें हैं, इनका आपको ज़्यादा दिलचस्पी थी, खेल-कूद में भी आप नुमायाँ थे। क्या आपका इंटरेस्ट रहा कि आप 26 साल से इसी फ़ील्ड में रहे हैं? देखिए, इदारे के अंदर डिफरेंट बीट्स होती हैं। स्पोर्ट्स क्योंकि मेरा पैशन था, मैं खुद पंजाब लेवल तक स्क्वॉश खेला हूँ, बड़ी पैशनेटिक हूँ स्पोर्ट्स के हवाले से। स्पोर्ट्स एक रिपोर्टिंग का नाम नहीं है कि मिशन का, एक पैशन का नाम है। तो बड़ा पैशनेटिक होके बंदा काम करता है, सुपरस्टार्स के साथ मिलते हैं, ना सिर्फ मुल्की बल्कि गैर मुल्की स्टार्स जो होते हैं उनसे भी आपकी मुलाकात होती है। पॉलिटिकल बात की आपने, तो पॉलिटिकल बीट के अंदर तो डिफरेंट असाइनमेंट्स लगती रहती हैं पार्लियामेंट के अंदर, स्टैंडिंग कमिटीज़ कवर करते हैं। तो लेकिन जो स्पोर्ट्स का जहाँ तक स्पेसिफिकली ज़िक्र है, जहाँ तक आप फ़वाइद की बात कर रहे हैं, तो उसमें देखें हमारे कई जर्नलिस्ट हैं जो वज़ीर भी बने हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर तक बने हैं, इस बीट की बुनियाद पर, इस रिपोर्टिंग की बुनियाद पर। जैसा कि हमने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा कि ये रिपोर्टिंग या जर्नलिज़्म एक कोई जॉब नहीं है कि सुबह आप जाएँ और शाम को घर वापस आ जाएँ, ये एक पैशन का नाम है। तो ये पैशनेटिक लोग इसको ये काम ये कर सकते हैं। तो जहाँ तक स्पोर्ट्स का ताल्लुक है कि दुनिया में जितनी भी रिपोर्टिंग होती है, वो डिफरेंट एंगल्स के साथ होती है। जो स्पोर्ट्स वाइड
बीट है या ये जो रिपोर्टिंग है, ये अकॉर्डिंग टू द लॉ होती है। अब क्रिकेट के अंदर लॉज होते हैं, गोल्फ के अंदर होते हैं, स्क्वॉश के अंदर है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ उसके कवानीन के तहत उसके स्कोरिंग या उसके रिजल्ट्स मेंटेन किए जाते हैं। जहाँ तक एक्सपोजर का ताल्लुक है, कमोबेश 27-28 मुल्क में जाने का इत्तेफाक हुआ है, अल्लाह ताला की बड़ी रहमत है। तो उसमें ओलंपिक्स कवर किए, चैंपियंस ट्रॉफीज़ की, एशियन गेम्स कवर की, लोकल पाकिस्तान में जो इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं, हर तरह की स्पोर्ट्स को मैंने कवर करने का एजाज़ हासिल किया है। और इसमें जो ख़ास चीज़ ये होती है कि देखिए स्पोर्ट्स के ज़रिए और म्यूज़िक के ज़रिए आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इनके साथ बहुत सारी चीज़ें इंडस्ट्रीज़ एंगेज होती हैं, लिंक अप करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रैवलिंग है और टूरिज़्म है। जब कहीं मैच होता है 8-50,000 का या 60,000 का क्राउड किसी मैच को देखने के लिए आता है या अपने सुपरस्टार को देखने के लिए आता है, उसके अंदर लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए होती है इनको, ट्रांसपोर्टेशन, अकोमोडेशन, फूड, फिर जो हिस्टोरिकल जो एरियाज़ होते हैं उनको वो कवर किए जाते हैं। तो जो ट्रैवल करता है एक मैच के अलावा बहुत सारी चीज़ों को वो एक्सप्लोर भी करता है। तो यही स्पोर्ट्स का एक पैशन है। जिस तरह एक म्यूज़िक में चीज़ और मैंने इसमें नोटिस की है, जैसे आपने मुख्तलिफ बीट्स का ज़िक्र किया, जब एक रिपोर्टर जाता है कहीं, तो वो घंटा 1 डेढ़ घंटा किसी का इंटरव्यू कर लेगा, किसी सेलिब्रिटी का, किसी सियासतदान का, या कोई किसी फंक्शन, किसी इवेंट, किसी सेमिनार की, या किसी एनजीओ की या किसी हुकूमती तर्जुमान की आपको प्रेस ब्रीफ आ जाएगी। वो तो मुझे आसान लगता है, लेकिन जब मैं ये देखता हूँ कि आपको आप सारा-सारा दिन क्रिकेट मैच के लिए पूरे 6-8 घंटे वहाँ बैठे होते हैं स्टेडियम में। जी। आप एक-एक चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, फिर आपने खिलाड़ी की कारकर्दगी बताना होती है, फिर आपने ये भी बताना होता है कि किसने लूज़ शॉट खेली, तो किसने वहाँ टेम्परामेंट लूज़ कर दिया और बॉल अच्छी नहीं थी। इतना टाइम टेकिंग जॉब है और मैं समझता हूँ ये काफ़ी मुश्किल है खेलों की जो है रिपोर्टिंग। ये बिल्कुल दुरुस्त कहा सही शहरयार अहमद साहब, आपकी गहरी नज़र है न सिर्फ बाकी बीट्स पर। स्पोर्ट्स का जहाँ तक आप ताल्लुक कर रहे हैं, जिस तरह 8 घंटे कहीं किसी मैच को देखने के लिए आप बैठते हैं। देखिए स्पोर्ट्स के साथ मैंने जैसे प्रोग्राम के कुछ शुरू में कहा था कि इसमें बहुत सारी चीज़ें एंगेज होती हैं। जब प्लेयर्स लाइनअप उसका लाइनअप मुकम्मल किया जाता है, जैसे इंग्लैंड और पाकिस्तान की सीरीज़ हो रही है कोई, तो उसमें जो रिकॉर्ड्स बनते हैं वो भी एक माइलस्टोन्स होते हैं। उसके साथ जो स्पॉन्सरशिप आती है उसको भी एंगेज किया जाता है। फिर रिकॉर्ड जो होते हैं ब्रांडेड कंपनी होती हैं। देखिए कोई भी प्रोडक्ट आप लॉन्च करते हैं तो उसकी ब्रांडिंग के लिए आपको स्टार्स चाहिए होते हैं। उसमें क्रिकेट वाले भी हो सकते हैं, फुटबॉल वाले भी हो सकते हैं, स्क्वॉश और दीगर जो खेलें हैं उनके ऊपर ब्रांडिंग होती है। तो उसके ज़रिए भी इसको चीज़ों को देखा जाए। जहाँ तक आप कह रहे हैं कि 7-8 घंटे इसको कवर करने का, ये रिज़ल्ट ओरिएंटेड गेम्स होती हैं। जिस तरह ये लंबी एक गेम होती है, टेस्ट सीरीज़ भी हमने कवर की हुई है, 5-5 दिन तक बाज़ औक़ात हम उसको कवर करते हैं। तो उसके पीछे जो प्लान अफेक्शन होता है स्पोर्ट्स का, उसके रिकॉर्ड्स होते हैं, पीछे ब्रांडिंग होती है, मीडिया कवरेजेज़ होती हैं, मीडिया राइट्स होते हैं। ये वो सारी चीज़ें होती हैं जिसको एंगेज किया जाता है। जहाँ तक प्लेयर की परफ़ॉर्मेंस का ताल्लुक है, देखिए पूरा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। पाकिस्तान को कई चैलेंजेस का सामना है। दुनिया में जितने चैलेंजेस पाकिस्तान को है, अगर इसके एलोकेटेड पड़ोस में इंडिया या फ्रांस, जर्मनी या कोई और मुल्क होता तो वो सफ़ा हस्ती से ही मिट चुके होते। लेकिन पाकिस्तान की जो अफ़वाज पाकिस्तान है, कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारे हैं, मीडिया है, इससे काफ़ी पॉज़िटिवली एक्ट करते हुए अपनी चीज़ों को न सिर्फ पेश किया है। और टैलेंट का जहाँ तक ताल्लुक है, देखिए रॉ टैलेंट होता है पाकिस्तान के अंदर। 30 करोड़ 40 करोड़ आबादी के अंदर अगर आपके 10-11 प्लेयर वर्ल्ड क्लास बनते हैं तो आप उससे अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। हमारे एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, उनकी भी अपनी क्रिकेट की क्रेडिबिलिटी की बुनियाद पर और दुनिया भर में वो जाने जाते हैं। उनके जो रिकॉर्ड्स हैं वो आज तक कोई नहीं तोड़ सकता। दुनिया का फास्टेस्ट बॉलर, उसका ताल्लुक भी आपके शहर से है। अच्छा, हम ये जब ये देखते हैं कि जब आप बीट करते हैं तो इनमें बड़ी-बड़ी अच्छी खुशगवार यादें भी होती हैं। मैंने देखा है हमारे दोस्त हैं जो हैं रिपोर्टर्स हैं, वो मुझे दिखा रहे थे कि उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म का इंटरव्यू किया था, उन्हें कालीन उन्हें तोहफ़े में मिला। एक साहब मुझे बता रहे थे कि उन्होंने फ़िल्म स्टार का इंटरव्यू किया था, उन्होंने उसे गुलदान तोहफ़े में दिया, उन्होंने सजाया हुआ होता है वो। तो आपके पास कोई ऐसी याद है कि किसी स्टार ने, किसी क्रिकेटर ने, कि बैनुल-अक़वामी किसी सुपरस्टार ने कोई आपको कोई गिफ्ट दिया हो, कोई कैप, कोई टी-शर्ट, कोई टाई, कोई पेन, इस तरह की जी, चीज़ों को शेयर करें? डेफ़िनेटली जानशेर खान और जहांगीर ने मुझे रैकेट्स दिए। मैं खुद खेलता हूँ स्क्वॉश, क्योंकि मैं कार्डियक पेशेंट हूँ, मैं उस तरह रेगुलरली नहीं खेल सकता। इट्स डिफ़िकल्ट टू प्ले। रैकेट उन्होंने मुझे अपने साइन किया हुआ दिया है। फिर कुछ स्टार्स हैं, उनका नाम नहीं लिया जा सकता शायद, तो उनकी भी साइन टी-शर्ट्स हैं मेरे पास। और रोनाल्डो का एक फुटबॉल है जो उन्होंने पार्टिसिपेट किया था किसी इवेंट में, वो मुझे गिफ्ट किया एक रेफरेंस से। और इसके बाद अगर आप ये इनका नीलामी करना चाहें तो रोनाल्डो का फुटबॉल तो आपकी नस्लों को संवार देगा। देखिए उसमें
साइंड होते हैं वो ओरिजिनली, तो इट इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि जो चीज़ आई जहाँ से भी वो साइंड था उनका, प्रिपेयर पूरी दुनिया में उन्होंने भेजे होंगे। हाँ, तो अगर जहाँ तक देखें, एक सुवेनियर जो होता है, वो उसकी बड़ी अहमियत उसकी होती बड़ी है, वो अहमियत ज़िंदगी होती है। भर के लिए ऑफ कोर्स वो याद होती है। डेफिनेटली लाइफ में बहुत सारे अवार्ड्स मिले, बहुत सारी अचीवमेंट्स हुई, लेकिन जो मैं चीज़ सबसे बड़ा अवार्ड जो एक जर्नलिस्ट के तौर पे होता है, वो उसकी खबर होती है। जब मैंने आपका विज़िट किया आपके घर में, तो मैं देखा ड्राइंग रूम के कॉरिडोर से लेकर आपके ड्राइंग रूम तक माशाल्लाह सैकड़ों, 20 यानी सैकड़ों सर्टिफ़िकेट्स हैं आपके पास, एप्रिसिएशन लेटर्स हैं। तो ये 26 साला ज़िंदगी में मुझे लगता है आप साल में कम से कम 8 से 10 सर्टिफ़िकेट्स और परफ़ॉर्मेंस शीट्स हासिल करते हैं। तो इसकी क्या वजह है? आपकी कोई पब्लिक रिलेशनिंग है आपकी, या कि आपका काम भी मैंने तो देखा है काम आपका बहुत ज़बरदस्त है। तो माशाल्लाह हर महीने में 1-2 दफ़ा मैं देखता हूँ फ़ेसबुक पे भी कि आप किसी अच्छे इवेंट में कोई न कोई असनाद जो हैं वो रिसीव कर रहे होते हैं। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। देखिए, किसी भी इवेंट की जब आप कवरेज करते हैं, तो जहाँ बाकी रिपोर्टर्स को ओब्लाइज किया जाता है, डिफरेंट शेप्स में ओब्लाइज किया जाता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि लोग ओब्लाइज नहीं होते हैं, बिल्कुल होना भी चाहिए और लोग करते भी हैं ओब्लाइज। और उसका जो मेन रीज़न होता है, कोई भी इदारा किसी को उसके काम को एक्नॉलेज करता है, वो आपका काम होता है। तो काम उसी सूरत में होता है कि जब आप किसी इदारे में काम कर रहे हो, उसको एक्नॉलेज किया जाए और दूसरे को कम से कम आप बताएं ज़रूर कि यार ये काम मेरी कंट्रीब्यूशन से हुआ है। इदारे का भी एक किरदार होता है जहाँ पे वो शख्स या शख्सियत हाईलाइट होती हैं। एक चीज़ मैं आपसे और पूछूँगा, वो ये कि सच बोलो प्रोग्राम है हमारा, आपने भी सच बोलना है। मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि ग्रुप्स जो हैं बने हुए हैं, सहाफ़ियों के ग्रुप्स बने हुए हैं, कोई पॉलिटिकल बीट्स के ग्रुप्स हैं, कोई फॉरेन स्पोर्ट्स के ऑफिस हैं, के हैं, जी। कोई स्पोर्ट्स के हैं। तो मैं देखता हूँ कि जो सकाफ़त के ग्रुप हैं उसमें 8-10 लोग ऐसे हैं जो सारी दुनिया के चक्कर लगाए जा रहे हैं सेंट्रल एशिया के, और हर साल वो जाते हैं। और स्पोर्ट्स में भी देखता हूँ कि वही एक 8-10 चेहरे हैं, तो बाकी भी तो हैं। तो आप भी माशाल्लाह इतने ममालिक में हो आए हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये बाकियों की हथकरघी हो रही है, नौजवान लोगों की और दूसरों की, और सिर्फ़ आप ही को और बाकी लोग जो हैं 8-10 जिनका मैं यहाँ नाम नहीं ले रहा, वही हर जगह जा रहे हैं? ये बहुत सेंसिटिव सवाल आपने किया है। मैं आई एम टोटली एग्री विद यू। 98 में जब मैं एशियन गेम्स कवर करने के लिए बैंकॉक गया, तो मेरे साथ जिन लोगों का आप नाम नहीं ले रहे, उन्हीं लोगों ने मुझे कहा कि आप थाईलैंड कैसे आ गए कवरेज के लिए, तो आप कैसे इसको आए आप, यानी कि एग्जैक्टली। तो मैं आई एम क्वाइट यंग एट दैट टाइम, नाउ आई एम 52 ईयर्स ओल्ड। तो वो जब मेरा था पैशनेटिक था काम के लिए, तो मैं एक्रीडेशन कराई अपनी एशियन जो ओलंपिक एसोसिएशन है, उसके थ्रू मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह फाइनलाइज हो गए। फिर पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने कहा कि जी नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, तो मैंने भी कहा कि जी मुझे भी मौका मिलना चाहिए। तो 98 में जब मैं ट्रैवल करके गया, मैंने वहाँ से रिपोर्टिंग की। मेन मकसद जो था ज़िंदगी में, जो थोड़ी बहुत मुझे लिखना आता है, जो एक आर्ट है अल्लाह की ब्लेसिंग से, वो मैंने भरपूर काम किया। तो जो सीनियर जो मुझसे एनॉयड थे या जेलस थे या जो सोचते थे ये कहाँ गया, तो वो मेरी खबरें मुझसे मांगते थे कि यार मुझे एक दो आप उनको शेयर करना शुरू कर दिया। मैं यंग था, एनर्जेटिक था। देखिए, आप कुछ लोग, मैं अपने आप को कहता हूँ, शहरयार साहब तो बहुत बड़ा नाम है हमारे शहर का, अल्लाह की इनायत है हम सब पे, कि आप अपनी मेहनत से किस्मत को चेंज करने की कोशिश करें। आप मेहनत करें राइट डायरेक्शन में, आप लॉबी बनाएं राइट डायरेक्शन में। ग्रुप्स का जहाँ तक ताल्लुक है, अपॉर्चुनिटी बाद में है, अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली खुद चल के आती है। आप मेहनत करें। एग्जैक्टली, मेहनत करें। मैंने मेहनत की है, अपॉर्चुनिटी मेरे पास खुद चल के आई है। तो आप अपने आप को इतना क्रेडिबल बनाएं कि बंदा खुद कहे कि यार आप हमारे साथ चलें। और कुछ बीट्स होती हैं स्पेसिफिक, उन पे आप काम करें, स्कैंडलाइज भी करें, अच्छी स्टोरी दें। जब आप स्टोरी को सेल आउट कर देते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के आगे, फेडरेशन के आगे, एसोसिएशन के आगे, क्लब के आगे, तो फिर आपकी वो क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है। यानी कि आप किसी क्लब के साथ आपकी या किसी फेडरेशन के साथ आपकी लाइकनेस चल रही है, तो फिर आप क्रेडिबल जर्नलिस्ट नहीं होंगे। अगर आप उनको इंजेक्शन लगाएंगे, उनकी क्रिटिसाइज करेंगे, फिर वो आपसे कहेंगे यार आप व्हाट यू वांट। तो जहाँ बाकी जर्नलिस्ट जा रहे होते हैं उसमें फिर वो आपको भी मौका देते हैं। तो अगर आपने ट्रैवलिंग करनी है, अगर आपने पीआर बनानी है, अगर आपने पैसा बनाना है, अगर आपने ग्लैमराइज रहना है, अगर आपने कोई और चीज़ अचीव करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए कि आपके माइंड में क्या चीज़ है, आप उससे अकॉर्डिंग टू दैट प्लान काम करें, रिपोर्टिंग करें। अपनी रिपोर्टिंग के जरिए आप अपनी उस जगह पे जगह बनाएं। और ना सिर्फ रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे, हर तरह की अपॉर्चुनिटीज जो अवेलेबल होंगी सोसाइटी के अंदर वो आपको मिलेंगी।
मैंने जैसे खुद भी कहा कि पाकिस्तान को कई चैलेंजेस का सामना है। अगर इस मुल्क के अंदर कोई सुपरस्टार बनता है तो उसके बनाने में मीडिया का बड़ा अहम किरदार होता है। एक रॉ प्लेयर है, फॉर एग्जांपल शोएब अख्तर का जिक्र करूं तो रावलपिंडी के एक मोरगा, एक छोटा सा इलाका है, वहां से उसने क्रिकेटिंग कैरियर का आगाज किया। सेटलर टाउन कॉलेज में वो रेगुलर क्रिकेट खेलते थे। बहुत सारे प्लेयर्स उनको खिलाते भी नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद उनके अंदर टैलेंट था। और सबसे जो बड़ी बात उनके अंदर जो मुझे नजर आती है, हमेशा वो अपने इंटरव्यूज में भी कहते हैं, वो अपनी वालदा का बहुत उनसे बहुत प्यार करते थे, अपने वालिद मोहतरम का बहुत प्यार करते थे, और उनकी बहुत इज्जत करते थे, उनकी कोई बात नहीं टालते थे। आप मेहनत भी करें और राइट डायरेक्शन में काम भी करते रहें तो एक ना एक दिन आपका दौर आएगा, आप इंशाल्लाह सक्सेसफुल होंगे। जहाँ तक ग्रुप्स का ताल्लुक है, देखिए ग्रुप्स इसीलिए बनाए जाते हैं कि सोसाइटी को एंगेज किया जाए। आप अगर एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन ज्वाइन करते हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो आपके बुनियादी ज्वाइन करने का मकसद ये होता है जो उसका कस्टोडियन है, या चेयरमैन है, या प्रेसिडेंट है, वो आपके हकूक का, आपकी ख्वाहिशात का वो ख्याल रखे। तो जब आप उसके हकूक का वो आपका ख्याल रखता है, फिर आप उसकी भी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, आप उसके लिए काम करते हैं। तो इसी तरीके से ही तंजीमें हैं, जिस तरह प्रेस क्लब की गवर्निंग बॉडी का मैं 4 साल मेंबर रहा हूँ, तो उसमें कोई एक मैनेजमेंट होती है पूरी, जो आपको एंगेज करती है कि यार हर इदारे से एक हमने कैंडिडेट लेना है। तो उस बुनियाद पे अल्लाह ताला ने मुझे भी मौका दिया, मैं अपने तरफ से जो डिलीवर कर सकता था मैंने किया है। और कुछ लोगों को, कुछ शख्सियात को किसी ओहदे की भी ज़रूरत नहीं होती है, वो इटसेल्फ अपनी क्रेडिबिलिटी की बुनियाद पर, अपनी शख्सियत की बुनियाद पर किसी भी जगह पे अपनी जगह बनाने में कामयाब हो जाते हैं। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया जुल्फ़ा बेग। नाज़रीन, सच बोलो प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, लेते हैं एक मुख्तसर वक़्फ़ा, फिर हाज़िर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम सच बोलो में दोबारा हाज़िर खिदमत है। मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ सहाफ़ी, तजज़ियाकार, एक्सप्रेस न्यूज़ और टेलीविज़न से वाबस्ता स्पोर्ट्स रिपोर्टर, बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ़्ता जनाब ज़ुल्फ़िकार बेग साहब। बेग साहब, आपसे गुफ्तगू हो रही है आपकी ज़िंदगी और आपके हालात के बारे में, और सहाफ़त में जो मुख्तलिफ़ बीट्स होती हैं उस हवाले से काफ़ी नाज़रीन को जानने का मौका मिला। खेलों के बारे में कुछ बात करते हैं कि आपने इस 26 साला दौर में वो क्या वजूहात देखी हैं अपने करियर में कि जिसकी वजह से हमारी खेलें तनज़्ज़ुली का शिकार हुई? आप बहुत करीब रहे हैं, फेडरेशंस के करीब रहे हैं, पाकिस्तान खिलाड़ियों स्पोर्ट्स बोर्ड के, खिलाड़ियों के, जो चीज़ें आम आदमी तक नहीं पहुँच पाती, खिलाड़ियों के ग्रीवेंसेस नहीं पहुँच पाते क्योंकि अखबारात में उनको नहीं ज़्यादा उछाला जाता। पीसीबी हो गया, हॉकी फेडरेशंस हो गई, स्पोर्ट्स बोर्ड हो गए, इनमें कितना गंद है। ये जो बंदा वहाँ से ठोकर खा के निकलता है, फिर वो कभी-कभार बोल देता है। लेकिन आपके साथ बैनुल-अक़वामी और आलमी खिलाड़ियों के ताल्लुकात हैं, पर्सनल मैं जानता हूँ, दोस्तियाँ आपकी, खिलाड़ी आपके घर पे आते हैं, आप उनके घरों में जाते हैं, वो आपसे क्या-क्या दिल की बातें करते होंगे। इसमें आप रेसलिंग के बारे में, हॉकी के बारे में, स्क्वॉश के डाउनफॉल के बारे में, और क्रिकेट में जो इस कदर तनज़्ज़ुली आई है, इस हवाले से आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है और उन लोगों के ज़रिए आपको क्या मिला? कुछ तो आपको खिलाड़ी बता देता है ना कि ये उसको प्रॉब्लम है खिलाड़ी को, लेकिन हर चीज़ खिलाड़ी आपको नहीं बताता। आप बॉडी लैंग्वेज भी देख रहे होते हैं मुख्तलिफ मैचेज़ में, और आप उसका हिसाब-किताब भी खुद भी लगा रहे होते हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, आपके 3 क्वेश्चन आपने एक वक्त में किए हैं। एक आपने जिक्र किया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, उसके रेलिवेंट जो इदारे हैं, स्पोर्ट्स बोर्ड है, वजारत बैनुल-सूबाई राब्ता अमूर वजारत है, और फिर आपने जिक्र किया फेडरेशंस का जी। और उसमें जो मेन चीज़ जो मुझे समझ आती है कि देखें, पाकिस्तान एक हकीकत है, ये कायम रहेगा, दायम रहेगा। किसी भी इदारे ने नहीं खेलना होता, इदारों का काम होता है फैसिलिटेट मुहैया करना अपने प्लेयर्स को। तो जो फेडरेशन में जो ओहदेदार होते हैं, वो एक मैनेजर के तौर पर अपना वो किरदार अदा करते हैं। जिस तरह स्पोर्ट्स बोर्ड का आप जिक्र कर रहे हैं, स्पोर्ट्स बोर्ड एक ऑटोनमी बॉडी है, एक इदारा है, इसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं, जो कि फैसले करते हैं। पाकिस्तान की बदकिस्मती से जो प्रायोरिटी स्पोर्ट्स नहीं है कभी भी, और पाकिस्तान की बदकिस्मती इस तरह शुरू होती है कि वाहिद मुल्क है दुनिया के अंदर जिसकी स्पोर्ट्स की वजारत ही नहीं है। बैनुल-सूबाई राब्ता अमूर का एक इदारा है जिसके तहत स्पोर्ट्स बोर्ड के मामला चलाए जाते हैं। इसकी पूरी वजारत होनी चाहिए, उसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ एंगेज होना चाहिए, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें आ जाए। और जिन प्लेयर्स का आप जिक्र कर रहे हैं, तो इस 99% प्लेयर के पीछे गुर्बत खेल रही होती है।
वसीम अकरम ले लें, शाहिद अफरीदी ले लें, जितने भी बड़े बड़े प्लेयर जिनका आप पाकिस्तानी प्लेयर्स की मैं बात करता हूँ, एशियन प्लेयर्स की बात करता हूँ, तेंदुलकर दे ले, जितने भी प्लेयर हैं हमारे इस रीजन के, उनके पीछे माशी तंगदस्ती खेल रही होती है। वो उस बुनियाद पर आते हैं कि यार मैं टीम में जगह बनाऊंगा तो माशी तौर पर मैं मुस्तहकम हूँगा। पाकिस्तान के अंदर जो प्लेयर है वो रिटायरमेंट के बाद कोई रेडी लगा रहा है, कोई क्या छोटे काम कर रहा है, तो उनका कैरियर नहीं होता। कुछ गेम्स हैं जिनमें ज्यादा पॉपुलैरिटी है, उसमें ज्यादा ग्लैमर है, उसमें बहुत ज्यादा पैसा है, क्रिकेट है, हॉकी है, स्क्वाश है। तो कुछ इंफरादी खेलों का जहां तक ताल्लुक है उसपे सेल्फ पे खेला जाता है। जिस तरह जहांगीर खान का मैं जिक्र करूं, 555 मैच उन्होंने कंटिन्यूसली जीते हैं। तो अमेरिकन डॉक्टर्स ने उनकी स्किन पे रिसर्च की कि ये कैसे ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि एक बंदा इतने ज्यादा मैचेस कैसे जीत गया। उसके पीछे उनकी डिवोशन थी, मेहनत थी, और उस वक्त जो स्क्वाश का जो स्टैंडर्ड ऑफ गेम था वो भी इतना कोई मतलब इतना स्ट्रांग नहीं था। यानी कि आजकल क्योंकि एक जिस तरह की खुराक हम खा रहे हैं, जिस तरह की हमारी डाइट है, जिस तरह की हमारी एनवायरनमेंट है, तो अब स्क्वाश कोर्ट्स तो बहुत है, खिलाड़ी कोई नहीं है। उनके दौर में स्क्वाश कोर्ट्स नहीं थे, खिलाड़ी बहुत थे। अब क्रिकेट ग्राउंड बहुत सारे हैं, खिलाड़ी नहीं है। उसके अंदर क्लब लेवल पे आता है, क्लब लेवल के बाद अब आप मेन स्ट्रीम में आते हैं, फिर उसके ऊपर फिर लॉबीज आ जाती हैं कि किस डिपार्टमेंट से खेलेगा, कैसे खेलेगा, लाइकनेस डिसलाइकनेस का चक्कर आ जाता है। कुमती मैं सॉरी मुखर हुआ, एक चीज जो मैंने नोटिस की है उस पर आप राय दीजिएगा। आजकल के नौजवान जो हैं वो उतनी मेहनत नहीं कर पा रहे जैसे 20 साल पहले वसीम अकरम और दूसरे खिलाड़ी किया करते थे, बहुत सारे ग्राउंड होने के बावजूद। दूसरी बात, जब 80s के एंड में गालिबन और 90s के शुरू में गेमों के ज़रा कवानीन और असूल और ज़वाबित जब तब्दील हुए तो इसका कोड जो है, स्क्वाश कोड आप बेहतर बता सकेंगे, उसमें भी फ्लोर चेंजिंग आई चेंज आई। जी और जी हॉकी में खास तौर पर जब पाकिस्तान टफ पूरी दुनिया में जीता था तो एस्ट्रोटर्फ आई। जी जी तो जब ये दो चीजें गोरों ने जानबूझ के डाली ताकि पाकिस्तान की जो है मोनोपोली खत्म की जा सके, लेकिन अगर उन्होंने जानबूझ के डाली तो फिर एक तो हमारी कोताही नहीं है कि हमने एस्ट्रोटर्फ तो कई साल तक इस्तेमाल ही नहीं की पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने, और उस पर प्रैक्टिस नहीं की। इसकी क्या वजूहात थी? देखिए, आप एग्जाम्पल दे रहे हैं गोरों की, हमने भी मेहनत करनी छोड़ दी है। हमारे जितने प्लेयर हैं हॉकी के, जो टॉप रैंकिंग प्लेयर हैं, वो सारे लीग्स खेलने जाते हैं। कोई हॉलैंड जाता है, कोई बेल्जियम जाता है, कोई जर्मनी जाता है। स्क्वाश के जितने टॉप रैंकिंग के कोचेज हैं जो पाकिस्तान में जो लेवल 3 लेवल 4 करते हैं, वो दुनिया भर में कोचिंग कर रहे हैं। तो वही पाकिस्तानी खिलाड़ी, मिस्र को हमने स्क्वाश सिखाई तो आज वो हमें स्क्वाश सिखा रहे हैं। बात लॉबीज की है, मोनोपोलीज की है, पीछे एजेंडे की है। फेडरेशन कोई भी है ना, जैसे स्क्वाश फेडरेशन है, उसका काम एक वालिद की तरह है, वो कस्टोडियन है। वो उनको रैकेट्स प्रोवाइड कर सकती है, शूज प्रोवाइड कर सकती है, बॉल दे सकती है, 2 डॉट फैसिलिटीज दे सकती है ना। आगे खेलना मैदान के अंदर प्लेयर ने होता है। प्लेयर के अंदर पोटेंशियल ही इतना है कि वो 2 मैच के बाद 3 मैच के बाद रिटायर्ड हो जाएगा, वो खेल नहीं सकता, उसकी बॉडी इजाजत ही नहीं दे रही। उसकी बुनियादी वजह हमारी जो डाइट है, डाइट प्लान, जब ये स्टार बन जाते हैं फिर इनको डाइट प्लान याद आता है। और जिस एज में बंदे कोई भी प्लेयर अगर बनना चाहता है, फॉर एग्जांपल मेरा बेटा अली बनना चाहता है या राइम साहब बनना चाहते हैं, तो एक यंग प्लेयर अगर ये टीनेजर, ये 2 बच्चे अगर प्लेयर बनना चाहते हैं, कि एग्जांपल दे रहा हूं मैं, तो इनको चाहिए कि हमें क्वालिफाइड कोचेस की ज़ेर निगरानी ट्रेनिंग कराई जाए, इनकी डाइट प्लान हो। फिर जब आजकल के जो पेरेंट्स हैं उनका फोकस होता है कि वो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें। और नो डाउट आजकल की जो जनरेशन है वो एजुकेशन वाइज, डिसीजन वाइज, और आप उसको कह सकते हैं कि जो आप कोई प्लानिंग हो उसमें इनका कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता। ये मेंटली अच्छा, तौर एक पे और बहुत बात बताइए, ये सब कुछ हो गया, प्रैक्टिस भी हो गई, प्लानिंग भी हो गई, सहूलियात भी दे दी। एक और जो एक लम्बाई फिक्रिया है, अभी पिछले दिनों मैं इंडियन चैनल देख रहा था स्पोर्ट्स का, तो वो बता रहे थे कि वहाँ पे 2 बच्चे आ रहे थे नेशनल लेवल पे जी नीचे से खेलते हुए। एक था शाहरुख गंगोली का बेटा, एक था सचिन तेंदुलकर का बेटा। जी जी उधर उन्होंने जब उनकी रिलेशन की तो उन्होंने एक उस लड़के को रखा जिसका बाप दही भल्ला बेचता था, दही भल्ला। जी जी उसके बच्चे का देखा इन्होंने कि इसकी एवरेज अच्छी है, उसको रख लिया, और एक और गरीब के बच्चे को रख लिया। उन्होंने ये नहीं देखा कि शाहरुख गंगोली या सचिन तेंदुलकर का बेटा है। तो हम यहाँ देखते हैं मोइन खान का बच्चा आई जा रहा है, यहाँ देखते हैं इंजमाम उल हक का भांजा क्रिकेट खेल रहा है, जावेद मियांदाद का भांजा खेल रहा है। तो जब हम ये चीजें देखते हैं तो फिर नया टैलेंट का तो खुद ब खुद वो दिल बैठ जाता है ना। देखिए जी, इसमें मैं यही कहूँगा कि जो आवाम होते हैं बेहतरीन जज होते हैं।
तो पर्ची पे तो आप 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 10 दफ़ा खेलेंगे, तो पर्ची आपको कैरियर नहीं बना सकती कभी भी। जी। हिस्ट्री में नाम उन्हीं का ही लिखा जाता है जिनका आप नाम ले रहे हैं। लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है 5-7 मैच ज़बरदस्ती खिलाने के बाद बंदा चल ही पड़ता है। नहीं, ये फिर बात नहीं है। बाकियों की हौसला सिकरी तो हो वो जाती है। बात दुरुस्त है, लेकिन इतना ये पैसा ग्लैमर इकट्ठा कर लेते हैं तो फिर इनको ज़रूरत भी नहीं होती खेलने की। लेकिन एट द एंड आपको उन्हीं प्लेयर्स के साथ खेलना है जिनको आप डिस्करेज कर रहे थे। ठीक है, सोसाइटी में लोग आप कुछ अपनी पावर के ज़रिए कुछ चीज़ हासिल कर लेते हैं, लेकिन उसकी अहमियत को उनको भी पता होता है कि यार हम किस लेवल पे हैं। हाँ, दूसरा अगर टीम के अंदर रहते हुए अगर आप डिस्क्रिमिनेशन करते हैं या किसी का हक मारते हैं, फिर आपका फ्यूचर में कोई फिर प्लान टीम में नहीं, फिर आप बिल्कुल माज़ी का हिस्सा हो जाते हैं। मुकद्दर है उसकी हार ऑफ कोर्स हाँ, आप देख लेना जिनका आप नाम ले रहे हैं, इमरान खान, एक इनको उनके अपने कज़न ने नहीं खिलाया माजिद खान ने, लेकिन जब वो टीम में आए उन्होंने परफॉर्म किया, उन्होंने डिसीजन लिए जो वर्ल्ड क्लास क्रिकेट में उन्होंने अपनी जगह बनाई। वसीम अकरम को देख लें, शुएब अख्तर को देख लें, मोहम्मद आसिफ को देख लें और जावेद मियांदाद को, सलीम मलिक को देख लें आप, वर्ल्ड क्लास इमरान नज़ीर को जब ही इज़ टू यंग एट दैट टाइम नेट पे वो प्रैक्टिस कर रहे थे तो खुद बहुत पैशनेटिक होते हैं। जैसे मैंने शाह साहब कहा कि हमारी जो गुर्बत होती है वो पीछे खेल रही होती है कि पेरेंट्स की प्रॉब्लम। पाकिस्तान में बदकिस्मती से जो प्लेयर्स का ना आना माशी तंगदस्ती है। प्लेयर आ जाता है किसी भी टीम के अंदर तो उसकी जॉब नहीं होती, उसके पास घर नहीं होता, उसके पास ट्रांसपोर्ट नहीं होती, क्वालिफाइड कोच नहीं होता, डाइट नहीं होती उसके पास। देख साहब हमारे खिलाड़ियों के साथ बहुत ज्यादतियां हुई हैं। आप जानते हैं कि इस जमाने में डिपार्टमेंटल क्रिकेट खेली जाती थी। रेलवे था, PIA था और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट वापडा थे। मुझे याद है एक जिसको कहते हैं ना वन फाइन मॉर्निंग, उसको जहांगीर खान को लेटर आ जाता है कि यू आर नो मोर एम्प्लॉय ऑफ PIA। ज़हीर अब्बास साहब को लेटर आ जाता है एक दिन सुबह कि आप कल से आपका जो ओहदा है ख़त्म। इतने इतने बड़े जो लोगों ने खिदमत अंजाम दी हैं, उनके साथ हमारे इदारों के सरबराह आके ये अचानक ही उनको ऐसा सलूक कर देते हैं, जिनका नाम है, ऐसे लोग जो जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, अगर बैरून दुनिया में हो तो उनकी रोड्स पे मुजस्मे बना के रखे जाएँ। और लेकिन हमारे यहाँ खिलाड़ियों के साथ ऐसा सलूक भी तो किया जाता है। जी डेफिनेटली ये पीछे उनके कोई ना कोई लॉबी काम कर रही होती है, जेलसी होती है और जिसकी कुछ वजह लोग से हमारा सिस्टम नहीं सेट हो पा रहा। ऑफ कोर्स ये बहुत सेंसिटिव और बहुत अच्छी बात आपने की है। देखें दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जाने का इत्तेफाक हुआ और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, उनके नाम पे रोड्स और स्ट्रीट्स और पार्क्स और ग्राउंड्स के नाम रखे जाते हैं उन प्लेयर्स के, क्योंकि देखें मैंने अल्लाह ताला की ब्लेसिंग से 3 दफ़ा नेशनल कलर पहना है, पाकिस्तान का कलर कैरी किया है, तो ये हेड ऑफ स्टेट नहीं पहन सकता ये कलर, कोई और शख्स या मिनिस्टर नहीं पहन सकते। ये एक ऑनर होता है जब आप नेशनल कलर पहन के किसी दुनिया के किसी ओलंपिक्स में, चैंपियंस ट्रॉफी में किसी जगह जाते हैं तो आपकी एक पहचान होती है वो। तो ये प्लेयर वो वाला कलर जब पहन लेते हैं तो कुदरती तौर पर ये प्राउड फील करता है। हर प्लेयर की ख्वाहिश होती है कि वो अपना ओलंपियन कहलाए, अपना वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर कहलाए। तो जब इन लोगों को डिस्करेज किया जाता है यकीनन इनके दिल में भी एक चीज़ पैदा होती है। अभी तक जहांगीर खान को दुनिया भर से उनको कोचिंग की ऑफर्स होती रहती हैं कि आप गाइड करें। वसीम अकरम ने फास्ट बॉलिंग में कई इंडियन प्लेयर्स को गाइड किया, वो अपने इंटरव्यूज में कहते हैं कि हमें वसीम भाई ने हमें ट्रेन किया है। तो इस तरह के बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन मैं ये पाकिस्तान में उनको इजाजत नहीं मिलती, यहाँ से कोई और ले आते हैं बात करते एग्जैक्टली कभी ऑस्ट्रेलिया से। बिल्कुल तो ये जुल्म है ना, और ये डेफिनेटली ज्यादती है। ये क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट है उसको सोचना चाहिए, और क्रिकेट के जितने भी अफेयर्स हैं या हॉकी के जो अफेयर्स हैं, जो फॉर्मर ओलंपियंस हैं, जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, जो फुटबॉल के प्लेयर हैं, स्क्वाश के प्लेयर्स हैं, उनको एंगेज किया जाए, वो ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज हों। और माजी में मैं जब देखता हूँ कि जो हमारे जो वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर थे ये डिफरेंट क्लबों में स्ट्रीट क्रिकेट को देखने के लिए जाते थे, इनमें कोई इनको आउटस्टैंडिंग को प्लेयर नजर आता था तो उसको पिक कर लेते थे, फिर डिपार्टमेंटल क्रिकेट भी खिलाई जाती थी उनको, फिर वो अपने टैलेंट की बुनियाद पर वो अपनी इंसान जगह बनाता है कोई भी शख्स। आखिर में ये बताइएगा कि आजकल हम देख रहे हैं कि कुछ थोड़ी सी कामयाबियां मिल रही हैं हमें, जैसे कि अरशद नदीम ने कामयाबी हासिल की, फिर दूसरी दफा उसने फिर कर ली, और उसके बाद वॉलीबॉल जो ख़वातीन की चैम्पियनशिप है 19 साल से कम उम्र, उसमें भी जीत रहे हैं, और एशियन गेम्स में भी कहीं काफ़ी जगह इम्प्रूवमेंट हो रही है। आप समझते हैं ये तसलसल जारी रहेगा, खेलों का कोई तब्दीली आई है पॉलिसी में, कोई अब मेहनत करने में और रवैयों में जो मैनेजमेंट है? देखें जी, अरशद नदीम का जहाँ तक ताल्लुक है, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान पिछले 4 साल से इस पे काम कर रही थी, और ना सिर्फ काम है, देखें इंडिविजुअल गेम में जो जेवलिन थ्रो में जिन्होंने मेडल लिया है
तो बर्मिंघम में मैं इत्तेफाक से वहाँ पे मौजूद था, मेरे सामने उन्होंने रिकॉर्ड बनाया ये वाला। तो बड़े पैशनेटिक थे वो, पहले भी वो जीत चुके थे, और जब उन्होंने जीता तो उसको बाद दुनिया भर ने, पाकिस्तान ने उनको स्पॉन्सर किया। तो पाकिस्तान में जेवलिन थ्रो के बारे में लोगों को पता ही नहीं था। वो कहते हैं कि यार ये क्या, एक स्टिक डंडा सा है, इसको हम थ्रो करते हैं तो इसकी कोई क्या वैल्यू होगी। लेकिन मदर ऑफ ऑल गेम्स कहा जाता है एथलेटिक के, जो डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, हर्डल्स वाला है, 100 मीटर है, 1500 मीटर है, जेवलिन थ्रो है, डिस्कस थ्रो है, तो जितने भी ये एथलेटिक्स से रिलेटेड गेम्स हैं तो उसमें इन्होंने अपना एक नाम पैदा किया। और भी प्लेयर्स इसके साथ साथ आ रहे हैं। वॉलीबॉल का जिक्र किया, अंडर 19 वॉलीबॉल बॉयज़ की जो टीम थी उसने भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। ये 3-4 साल से पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन इस पे वर्किंग कर रही थी, हमारे कैंप लगे हुए थे, और ईरान से हमने कोचेस लिए थे, और ब्राज़ील का कोच आया था जिसने हमारे प्लेयर्स को न सिर्फ कोचिंग की बल्कि उन्होंने खुद सेलेक्ट किया प्लेयर्स को। उनकी, क्योंकि इधर पाकिस्तान में इतनी सोसाइटी में जगह नहीं होती, तो गैर मुल्की जो सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स होते हैं वो उन्हीं प्लेयर को पिक करते हैं जो आगे क्रेडिबल हों या जो अवार्ड ले सकें। इसी तरीके से आपने जिक्र किया, रोइंग में पाकिस्तान ने थाईलैंड में 10 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं एशिया के अंदर। तो टैलेंट की तो कोई कमी नहीं है पाकिस्तान के अंदर, चैलेंजेस भी हैं लेकिन उसके बावजूद टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हॉकी में हाल ही में पाकिस्तान ने अंडर 18 में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, चाइना में हुआ इवेंट। तो पाकिस्तान के अंदर महदूद वसाइल होने के बावजूद टैलेंट की कोई कमी नहीं है, खेलों में बेहतरी आ रही है। ऑफ कोर्स। हाँ, दूसरा, मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से हुकूमत पाकिस्तान को, मौजूदा हुकूमत बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत फैसिलिटेट कर रही है चीज़ों को। ना सिर्फ उन्होंने ग्रांट्स भी बढ़ाई हैं प्लेयर्स की, ना जो इनकी जो प्राइज मनी है उसको काफ़ी इनास किया गया है। तो माशी तौर पर अगर प्लेयर स्ट्रांग होंगे तो ज़्यादा अच्छा चलेगा। पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर एक बायोमैकेनिकल लैब बन रही है, ये बड़ी खुशाइन बात है। इसके अंदर जो बायोमेट्रिक्स या जो प्लेयर्स की जो इंटरनल इश्यूज होते हैं, नी का है या कोई भी उनका एल्बो में कोई इश्यूज आते हैं, तो उसको आप बजाय किसी दूसरे मुल्क में जाने के पाकिस्तान में उसकी सहूलत मिलेगी। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार साहब, आपने अपना टाइम दिया। नाज़रीन, आप एवन टेलीविजन के से देख रहे थे प्रोग्राम सच बोलो। मैं था आपका मेज़बान शहरयार। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।